हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग क्रिएशंस। आज की क्लास के अंदर हम ओजोन के बारे में पढ़ेंगे। ओजोन क्या होता है, कैसे बनता है, कितने टाइप का ओजोन होता है, कौन से एटमॉस्फेरिक लेयर के अंदर आपका ओजोन पाया जाता है। ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए हमारे कुछ कन्वेंशंस हुई हैं, कुछ प्रोटोकॉल आए हैं, उन प्रोटोकॉल्स के अंदर कुछ अमेंडमेंट भी आई हैं। वो सब हम आज की क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक मीनिंग ऑफ ओजोन। ओजोन क्या है? जब आपके ऑक्सीजन के 3 एटम्स आके मिल जाते हैं तो उसको ओजोन बोल देते हैं। ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला O2 होता है, ओजोन का केमिकल फॉर्मूला आपका O3 होता है। ध्यान रखने वाली चीज, ओजोन एक ब्लू कलर की गैस होती है। कलर आपसे पूछा जा सकता है, जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। कैसे आपका ये ओजोन बनता है? ओजोन आपका बनता है जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो है वो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो स्पिल्ड हो जाते हैं। ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अलग अलग हो गए, 1 और 2। और ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जब अर्थ में बाकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है उनके साथ मिल जाते हैं तो ये O3 को फॉर्म कर देते हैं, जो कि हमारा ओजोन बन जाता है। ग्राउंड लेवल के ऊपर जो पॉल्यूटेंट प्लस सनलाइट मिलके आपका ओजोन बनाती है। सिंपल सटीक फॉर्मूला। क्या बिना सनलाइट के ओजोन बन सकता है? नहीं बन सकता। क्या बिना ऑक्सीजन के ओजोन बन सकता है? नहीं बन सकता। ओजोन एक तरीके का पॉल्यूटेंट है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट होते हुए रिएक्शन करता है, तब हमारा एक ओजोन फॉर्म होता है। अब ओजोन आपने सुना होगा, एक होता है गुड ओजोन और एक होता है बैड ओजोन। ये गुड ओजोन या बैड ओजोन का कंसेप्ट क्या है देखते हैं। देखो, हमारी अर्थ की कुछ लेयर्स होती है, जिसमें से ग्राउंडेड लेयर हमारे यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर होती है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर हमारी सेकंड लेयर स्टेटोस्फेयर आती है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो ओजोन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें बैड ओजोन बोलते हैं। क्या? ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो ओजोन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उन्हें बैड ओजोन बोलते हैं। ये एक तरीके का पॉल्यूटेंट होता है। अब ये पॉल्यूटेंट क्या होता है? पॉल्यूटेंट कोई भी ऐसा चीज जो पॉल्यूशन फैलाती है। समझ में आया? अब ये एक तरीके का पॉल्यूटेंट है जो केमिकल रिएक्शन से पैदा होता है। वो केमिकल रिएक्शन किसकी होती है? सनलाइट की और किसी पॉल्यूटेंट की। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर आपका VOC, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब आप कह सकते हो जो O3 है ये आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ये आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का कंसेप्ट क्या होता है? प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो पॉल्यूटेंट होता है जो आपका डायरेक्टली किसी न किसी सोर्स से निकलता है। डायरेक्टली किसी सोर्स से निकलता है। वहीं पे प्राइमरी पॉल्यूटेंट के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होती है। जब वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बन जाता है तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट किसी इंटरेक्शन के थ्रू बनता है। जब दो या दो से ज्यादा प्राइमरी पॉल्यूटेंट में कोई रिएक्शन होती है तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनता है। सेम इसी तरीके से ओजोन जो है वो आपका एक तरीके का सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, मतलब कि ट्रोपोस्फेयर ग्राउंड लेवल पे ओजोन जो आपका पाया जाता है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए और हमारे प्लांट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओजोन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। एंड द सेकंड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो है ओजोन की वजह से आपकी आई इरिटेशन होती है। आई इरिटेशन आपको देखने को मिलती है। क्या? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एंड द आई इरिटेशन इज कॉज्ड बाय ओजोन। वहीं पे स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन क्या होता है? स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन आपकी एक तरीके की परत है अर्थ के ऊपर जो
सॉरी, जो आपको यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती हैं। सन से जो आपको हार्मफुल यूवी रेडिएशंस आती हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। स्ट्रेटोस्फेरिक के अंदर जो ओजोन प्रेजेंट है उसको कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन या गुड ओजोन। गॉट इट? अब जो ये यूवी रेडिएशन है इसी से मिलती जुलती एक टर्म और आती है आपकी इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन और यूवी रेडिएशन में डिफरेंस क्या होता है, मेरे को कोई बता सकता है? जो आपकी यूवी रेडिएशन है ये सन से डायरेक्ट आती है और इंफ्रारेड रेडिएशन सारी की सारी हीट वेव्स होती हैं। हर टाइप की हीट वेव्स इंक्लूडिंग यूवी रेज भी आपके इंफ्रारेड रेडिएशन के अंदर आती हैं, लेकिन यूवी रेडिएशन से ओनली एंड ओनली आपकी सन रेज आती हैं। अगर आपके आसपास आग जल रही है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो वो इंफ्रारेड रेडिएशन का पार्ट बनेगा। इसको ध्यान रख लेना, एग्जामिनर घुमा सकता है। अब यहाँ पे हमने दो लेयर पढ़ी, ट्रोपोस्फेयर और सेटोस्फेयर। इसके अलावा और कौन कौन सी लेयर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर होती है और किस लेयर के ऊपर क्या देखने को मिलता है, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर हमने देखी। ट्रोपोस्फेयर की एल्टीट्यूड रेंज क्या होती है? 0 to 12 किलोमीटर। अब ये एल्टीट्यूड रेंज का मतलब क्या है? ये आपका अर्थ है, ये इसका रेडियस है। रेडियस के अंदर अब एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, इस तरीके से आपका एल्टीट्यूड रेंज यहाँ पे देखी जाती है। तो ट्रोपोस्फियर क्या होता है? 0 to 12 एल्टीट्यूड रेंज के अंदर आता है। यहाँ पे वेदर आपका क्लाउडी, रेनी या स्टॉर्मी रहता है। टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है एल्टीट्यूड्स पे हमेशा, मतलब कि ठंड आपको ज्यादा देखने को मिलती है। वहीं पे स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है जो एब्जॉर्व करती है यूवी रेडिएशन को। अब ये एब्जॉर्व करना ऑफ यूवी रेडिएशन का मतलब क्या है? मतलब कि ये कोशिश करती है कि जो भी यहाँ से सन से आपकी रेज आ रही हैं वो रेज यहाँ से आगे ना जाए ताकि पृथ्वी पे रहने वाले इंसान जो हैं वो प्रोटेक्ट रह सके। मतलब कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो ओजोन पाई जाती है वो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लेती है अपने अंदर, या कह सकते हैं वो ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज विद द एल्टीट्यूड और यहीं पे हमको बहुत ज्यादा एयरक्राफ्ट देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर की एल्टीट्यूड रेंज है 50 to 80 किलोमीटर। कोल्डेस्ट लेयर यहाँ पे ये आपकी मानी जाती है। नेक्स्ट आपकी थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर की लेयर है आपकी 80 to 700 किलोमीटर्स। अगेन टेम्परेचर इंक्रीज विद द सिग्निफिकेंट ऑफ एल्टीट्यूड। ये तो हर जगह सेम ही रहेगा, जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा आपकी ठंड जो है वो बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता जाएगा। एंड एक्सोस्फेयर जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है जो मर्ज होती है अलग अलग स्पेसेस के साथ, बहुत थिन आपको पाए देखने को मिलती है। मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो यहीं पे आपके सेटल डाउन होते हैं। जो आप कहते हो कि सैटेलाइट हमारी लॉन्च हुई है, वो सैटेलाइट कहाँ जाती है? वो सैटेलाइट आपकी एक्सोस्फेयर के अंदर जाती है। यहां तक चीजें समझ में आई? ओजोन क्या है, कहाँ पाया जाता है, कितनी टाइप का होता है। अब ओजोन की ना कुछ कन्वेंशन हुई है। क्या हुई है? कुछ कन्वेंशन। कन्वेंशन पे जाने से पहले मैं चार टर्म्स में आपको डिफरेंस क्लियर करती हूँ। एक है कॉन्फ्रेंस, एक है आपकी कन्वेंशन, एक होता है आपका प्रोटोकॉल, एंड द लास्ट वन इज एग्रीमेंट। सॉरी, एग्रीमेंट नहीं, अमेंडमेंट। एग्रीमेंट नहीं, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब कि कोई चेंज आना, अमेंड आना तो कोई। देखिए, सबसे पहले कॉन्फ्रेंस क्या होती है? कॉन्फ्रेंस ना एक तरीके की गैदरिंग होती है। कॉन्फ्रेंस एक तरीके की
गैदरिंग होती है जिसमें n नंबर ऑफ पीपल्स मिलते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस करते हैं, हर एक टॉपिक को ऊपर ऊपर से डिस्कस करते हैं, ये प्रॉब्लम है। उसी में से जब एक टॉपिक को लेकर हम डीप डिस्कशन करने लग जाते हैं, एक सिंगल टॉपिक के ऊपर जब डीप डिस्कशन होता है तो वो कॉन्वेंशन बन जाती है। और उसी डीप डिस्कशन से जब कुछ रूल रेगुलेशंस निकल के आ जाते हैं या कुछ बाइंडिंग टारगेट निकल के आ जाते हैं, या आप कह सकते हो कुछ नॉर्म्स निकल के आ जाते हैं, तो वो आपका प्रोटोकॉल बन जाता है। उसी प्रोटोकॉल के अंदर टाइम के साथ साथ उन्हीं रूल्स के अंदर जब कोई चेंज आता है, उन्हीं रूल्स के अंदर जब कोई चेंज आता है तो वो आपका अमेंडमेंट बन जाता है। समझ में आया? समझ में आया यहाँ तक? क्वेश्चन बताओ, ओजोन का कलर क्या होता है? अभी मैंने 5 मिनट पहले आपको बताया था जब मैंने आपको ओजोन का मीनिंग करवाया। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, नहीं याद है इसका मतलब ये है कि वीडियो को ध्यान से बिल्कुल नहीं देख रहे हो, दोबारा वीडियो देखने की जरूरत है। ये चारों टर्म्स क्लियर हुई? फिलहाल ये बताइए। अब जो हमारी कन्वेंशन हुई है, देखो कॉन्फ्रेंस तो हुई है, कॉन्फ्रेंस में तो हमने, अगर हम स्पेसिफिक एक चीज की बात करें, एक चीज क्या, ओजोन लेयर की बात कर रही हैं, तो उसकी कोई कॉन्फ्रेंस तो आएगी नहीं, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में तो हम या तो पूरी की पूरी ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, या हम कह सकते हैं पूरा का पूरा आप सारे पॉल्यूटेंट्स के बारे में डिस्कस करते हो, या फिर आप कह सकते हो कि सभी ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में डिस्कस करना। लेकिन यहाँ मैं बता रही हूँ कि हम सिर्फ ओजोन की बात कर रहे हैं, तो आपकी कोई ना कोई कन्वेंशन हुई होगी। तो जो फर्स्ट कन्वेंशन हुई थी ओजोन लेयर की, वो हुई थी 1985 के अंदर। कब हुई थी? 1985 में। क्या नाम था? नाम था आपका वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन आपकी 1985 में हुई थी। 1985 में ऐसा क्या हुआ था? 1985 के अंदर आपका एंटार्क्टिका के अंदर ओजोन लेयर में होल देखा गया था। ओजोन लेयर में क्या देखा गया था? होल देखा गया था। कौन से वाली ओजोन लेयर में? वो ओजोन लेयर जो हमें प्रोटेक्ट करके चलती है। ये स्ट्रेटोस्फेयर की जो ओजोन लेयर है उसमें हमारा होल देखा गया, और ये चीज ऑब्जर्व करी कि कहीं ना कहीं खतरा है, क्योंकि देखो अगर ओजोन में होल हो गया, उससे जो हमारी यूवी रेज आएंगी वो हमारे लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, इवन स्किन कैंसर तक भी हो सकता है। तो इसकी प्रोटेक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो जिस ईयर हमने ये हॉल देखा 1985 में, कहाँ देखा? अंटार्कटिका में देखा। सेम उसी ईयर हमने एक इंटरनेशनल कन्वेंशन बिठाई जो वियना में हुई, जिसका नाम रखा गया वियना कन्वेंशन, और ये फोर्स में आई थी 1988 के अंदर। हुई कब थी? 1985 में। फोर्स में कब आई? 1988 में। बट स्टार मार्क करके लिख लेना, दिस इज नॉट लीगली बाइंडिंग। नॉट लीगली बाइंडिंग, ये लीगली बाइंडिंग नहीं थी। लेकिन जो इस कॉन्फ्रेंस की आगे आगे आपकी मीटिंग होती गई, उसी में से इसके एनफोर्स में आने से भी पहले हमारा प्रोटोकॉल बना दिया गया, जिसका नाम रखा मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। एनफोर्स में तो देखो 1988 में आया था। कब आई थी आपकी वियना कन्वेंशन? 1988 में। लेकिन जो आपका मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल था, ये आपका 1987 को ही बना दिया गया था। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था? 1987 में।
इवन 16 सितंबर 1987। अब ये 16 सितंबर क्या है, 16 सितंबर को ही आपका ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा क्या हुआ था 16 सितंबर को, 16 सितंबर 1987 को हर कंट्री ने इसको एक्सेप्ट किया था। हर कंट्री ने मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट किया था, साइन किया था, रेक्टिफाई किया था, क्योंकि हम ये देख चुके थे ओजोन में होल होना छोटी प्रॉब्लम नहीं है। मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल आया 1987 में था, लेकिन ये एनफोर्स में आया था आपका 2 साल बाद, दैट इज 1989 में। एनफोर्स में आया था कब, 1989 के अंदर। यहां तक क्लियर हुआ थोड़ा सा। मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल आपका वियना कन्वेंशन से कैसे रिलेट है, ये चीज भी समझ में आई। इसीलिए मैंने आपको ना देखो पहले प्रोटोकॉल, कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशन, अमेंडमेंट, इन सब में डिफरेंस बताया है। वियना कन्वेंशन की ही एक मीटिंग हुई थी जिसमें आपका मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल बना। ये मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये मीटिंग आपके मॉनेट्रियल में हुई थी। मॉनेट्रियल कहाँ पे है, आई थिंक चेक कर लेना, कनाडा के अंदर है। ये एक जगह का नाम है कनाडा में। इसमें फोकस क्या किया गया था, इसमें आपका फोकस किया गया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन के सब्सटेंसेस को डिप्लीट करना। आपको पता है आज के टाइम पे जो हम सब एसी यूज करते हैं, इस एसी में से आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, जो ओजोन लेयर का रीजन बनता है या ओजोन लेयर में होल होने का भी रीजन बनता है। ये एक तरीके का पॉल्यूटेंट होता है। इवन नोट एसी, फ्रिज के अंदर भी आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस भरी जाती है। जो मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल है ना, ये मोस्ट सक्सेसफुल प्रोटोकॉल आज तक माना जाता है, क्योंकि इसको सभी कंट्री ने रेक्टिफाई किया। चाहे वो कोई यूएन की कंट्री हो, चाहे वो कोई डेवलपिंग कंट्री हो, चाहे वो कोई डेवलप्ड कंट्री हो, या यूरोपियन यूनियन की कंट्री हो, सभी ने इसको रेक्टिफाई किया था, इसीलिए इसको मोस्ट सक्सेसफुल माना जाता है। मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर ही ओडीएस को आपको 2 क्लास में, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस को आपको 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया, दैट इज क्लास 1 एंड क्लास 2। देखो एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपका क्वेश्चन आता है मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो आप कहोगे मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल का ऑब्जेक्टिव था ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस को इंक्रीज करना। लेकिन वहीं पे आपका क्वेश्चन आता है वियना कन्वेंशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, किसका, वियना कन्वेंशन का। तो इसका ऑब्जेक्टिव था ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना। वियना कन्वेंशन के अंदर आपके किसी स्पेसिफिक चीज को टारगेट नहीं किया गया था। इस सिर्फ ये बात हुई थी कि हमने ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है वो चीजें डिस्कस नहीं हुई थी। उसी में से एक मीटिंग हुई जिसमें ये पता चला कि ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को हमें कम करना पड़ेगा। वो मीटिंग मॉनिट्रियल में हुई थी। यहाँ तक क्लियर। जो अब ओडीएस को आपको 2 क्लास में डिवाइड किया गया, क्लास 1 के अंदर आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आए, आपके हेलोन्स आए, इवन आप कह सकते हो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की भी यहीं पे बात की, सॉरी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं थे यहाँ पे, सॉरी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन आपके क्लास 2 में थे। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो क्लास 1 के अंदर आपके कह सकते हो पॉल्यूटेंट थे, उनका ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, सॉरी ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल जो है वो 0.2 से ज्यादा था।
मतलब ये बहुत ज्यादा क्षमता थी इनमें ओजोन को डिप्लीट करने की। तो जो क्लास 1 के अंदर आपके पॉल्यूटेंट थे उन्हें फेज आउट करने की बात कही। वहीं पे क्लास 2 के अंदर जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन था, इसका ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो है वो 0.2 से कम था और इसका फेज आउट करने की बात कही गई 2030 तक, कि 2030 तक हमें हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को फेज आउट करना है और इसका कोई और सब्स्टिट्यूट हमें देखना है। जो आपका मॉनेट्रल प्रोटोकॉल था ये आपका लीगली बाइंडेड भी था, ये भी ध्यान रखना, लीगली बाइंडिंग था। 3 चीजें बताई ना मैंने आपको, क्या? वियना कन्वेंशन, मॉनेट्रल प्रोटोकॉल एंड किगाली अमेंडमेंट। किगाली अमेंडमेंट अभी हम देखेंगे। उसमें से आपका मॉनेट्रल और किगाली ये दोनों ही आपके लीगली बाइंडेड थे, ये दोनों ही आपके लीगली बाइंडेड थे, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? ये आपका लीगली बाइंडेड था, लीगली बाइंडेड था। अब हमने ना देखो एक अर्थ समिट पढ़ा था। अर्थ समिट के अंदर हमने एक कंसेप्ट देखा था, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, CBDR का। तो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो ये कंसेप्ट था ये आपके मॉनेट्रल प्रोटोकॉल के अंदर भी फॉलो किया गया और ये बात कही गई कि रिस्पॉन्सिबल को ओजोन डिप्लीटिंग के सब हैं, लेकिन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है। यहाँ पे आपका लीगली बाइंडेड था तो साथ में ये टाइम बाउंडेड भी था कि इस टाइम तक कंट्रीज को इतना डिप्लीशन करना पड़ेगा। समझ में आया? वहीं पे ODS के लिए कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आई तो कंट्रीज को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया। एक थी डेवलप्ड कंट्री एंड दूसरी थी आपकी डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री के अंदर आपकी इंडिया एंड चाइना भी इंक्लूड है। डेवलपिंग कंट्री का जो कंसेप्ट है वो एक्सप्लेन किया है आर्टिकल 5th के अंदर, एंड दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आर्टिकल 5th के अंदर आपकी डेवलपिंग कंट्री के कंसेप्ट के बारे में बताया गया है, जिसमें आपको ये बोला कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए हमें टेक्निकल असिस्टेंट भी प्रोवाइड की जाएगी। क्या? टेक्निकल असिस्टेंट भी प्रोवाइड की जाएगी। प्लस 1991 में, कब? 1991 में डेवलपिंग कंट्री के लिए मल्टीलेटरल फंड एस्टेब्लिश्ड किया गया। मल्टीलेटरल फंड 1991 के अंदर एस्टेब्लिश्ड किया गया ताकि डेवलपिंग कंट्री की हम हेल्प कर सके। समझ में आया पूरा का पूरा कंसेप्ट? इंडिया ने इसे कब ज्वाइन किया? स्टार मार्क करके लिख लो। इंडिया ने 1992 के अंदर ज्वाइन किया था, मल्टीलेटरल फंड एस्टेब्लिश्ड होने के बाद। और बोला क्या गया था यहाँ पे? ये बोला गया था 2014 तक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को हम 98% तक रिड्यूस कर देंगे। अब इसी का जो ये आपका मॉनिटरल प्रोटोकॉल बना था, मतलब रूल रेगुलेशन तो ये बन गए, ठीक है, टाइम बाउंडेड था, कंट्रीज को डिवाइड किया, कंट्रीज को काम दे दिया गया। अब रूल्स के अंदर आया चेंज। चेंज मतलब क्या? रूल के अंदर आया अमेंडमेंट। रूल के अंदर क्या आया? अमेंडमेंट। क्या अमेंडमेंट का नाम रखा गया? जो रूल के अंदर चेंज आया वो हुआ था आपका किगाली के अंदर। वो मीटिंग हुई थी आपकी किगाली के अंदर। 9th मीटिंग थी, या आप कह सकते हो 9th अमेंडमेंट था आपका मॉनिटरल प्रोटोकॉल में, जिसमें किगाली एग्रीमेंट हमारा निकल के आया। किगाली एग्रीमेंट 2016 के अंदर आया था और 2019 में से एनफोर्स 2019 में ये आपका एनफोर्स के अंदर आया था।
अब इसी में ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, 3 चीजें आती हैं, एक है HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, एक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ पे आपके मॉनिट्रल प्रोटोकॉल में ये बोला गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिप्लेस किया जाएगा विद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के थ्रू, मतलब कि इनका यूज आप कम करोगे और इसका यूज आप ज्यादा करोगे। जहां ये चीजें यूज हो रही थी इसकी जगह आप हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को यूज करोगे। ये बात हुई हमारे मॉनिट्रल प्रोटोकॉल के अंदर। लेकिन वहीं पे किगाली के अंदर जब हमारी एक मीटिंग हुई तो हमें ये पता चला कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आपके ओजोन लेयर को तो डिप्लीट नहीं करता, लेकिन इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल काफी ज्यादा है। क्या? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, या आप कह सकते हो ग्लोबल वार्मिंग कैपेसिटी जो है वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की काफी ज्यादा है। ये बात हुई हमारी किगाली के अंदर। इसीलिए हमारा एक नया अमेंडमेंट आया जिसमें हमने बात की कि हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी ज्यादा यूज नहीं कर सकते। समझ में आया? देखो एक बार मैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में रीड करवा देती हूँ। सबसे पहला वियना कन्वेंशन आई। वियना कन्वेंशन प्रोटेक्शन करती थी ओजोन लेयर की। कब आई? 1985 में आई। एनफोर्स में कब आई? 1988 में आई। इसी के बीच में 1987 में क्या आ गया? मॉनिट्रल प्रोटोकॉल आ गया। तीनों लाइनें एक साथ ध्यान रह जाएंगी। पर्पस क्या था? प्रोटेक्ट करना ओजोन लेयर को, लेकिन मॉनिट्रल का पर्पस था फेस डाउन करना ओडीएस को। ये ध्यान रखना, घुमा देता है एनटीए। फॉर प्रमोटिंग द इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड रिसर्च, ये आपकी फेमस ट्रीटी रही थी बिकॉज इसके अंदर कोई बाइंडिंग टारगेट नहीं थे और इसको फ्यूचर के लिए एक फाउंडेशन क्रिएट करने की यहाँ पे बात कही गई थी। की पॉइंट क्या थे? यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया था ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस को, लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनको हमें कम करने के लिए बात कही गई थी। ये अडॉप्ट हुई आई थी 1985 में और एनफोर्स में आई 1988 में। इसका एक मेन इम्पैक्ट था आपका मॉनिट्रल प्रोटोकॉल। मॉनिट्रल प्रोटोकॉल के अंदर क्या था? मॉनिट्रल प्रोटोकॉल के अंदर आपकी ओडीएस की बात कही गई थी। इंटरनेशनल लेवल की ट्रीटी थी एंड लीगली बाइंडेड थी, जिसमें आपको ये बोला गया स्पेसिफिक करना डेडलाइन वर रिड्यूस बाय एलिमिनेटिंग दी ओडीएस। कौन कौन से ओडीएस? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। मतलब ओडीएस जो आपके क्लास 1 के अंदर बांटे गए थे उनको यहाँ पे बिल्कुल एलिमिनेट करने की बात कही और ये कहा गया कि आप हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को यहाँ पे यूज कर सकते हो, इनको रिप्लेस हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज कर सकते हो इनको रिप्लेस करके। लेकिन हमें ये पता चला कि गाली अमेंडमेंट के अंदर कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो आपका ओजोन लेयर को तो डिस्ट्रॉय नहीं करता, बट दे हैव स्ट्रॉन्ग ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। इससे हमारी ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। समझ में आया? साइन हुआ नहीं आया था 1987 में, एनफोर्स हुआ 1989 में। मल्टीपल टाइम ये अमेंड हुआ। जो सबसे फेमस अमेंडमेंट इसकी आई वो आई किगाली अमेंडमेंट। किगाली अमेंडमेंट में ये बोला एचएफसी का भी आप बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते। किगाली अमेंडमेंट आपका 2016 में हुआ एंड एनफोर्स में आया 2009 के अंदर, जिसमें ये बोला गया कि अवॉइड करना है हमें 0.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग बाय 2100 बाय इट फुली इम्प्लीमेंटेशन। मतलब ये भी आपका लीगली बाइंडेड था। समझ में आया?
थोड़े बहुत क्वेश्चन करते हैं इसके, जो छोटे मोटे डाउट होंगे वो आपके क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला, वियना कन्वेंशन कब आई? 1985 में आई। एंड फोर्स में कब आई? 1988 में आई। किससे एसोसिएट करती है? ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन से। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विच ट्रीटी इज कंसिडर मोस्ट सक्सेसफुल एनवायरमेंट अमेंडमेंट फॉर फेज आउट द ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस? ओडीएस से रिलेटेड इसमें से कौन सी है? ओडीएस से रिलेटेड है ही एक मॉनिट्रल प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, मेरे को कोई बता सकता है? आपने क्योटो प्रोटोकॉल अर्थ समिट के अंदर मैंने पढ़ाया है इससे पहले वाले क्लास में, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अर्थ समिट के अंदर आपकी 3 चीजें आई थी, उसमें से एक थी UNFCCC। UNFCCC की मीटिंग हुई थी जिसमें आपका COP3 था, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड था? ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड था। कितनी ग्रीन हाउस गैस इसके अंदर बताई गई? 6। कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस आपकी क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर डिफाइन की गई थी? सबसे पहली है यहाँ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड है आपकी मीथेन, दैट इज CH4। नेक्स्ट है आपकी नाइट्रियस ऑक्साइड N2O। नेक्स्ट है आपकी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है आपकी परफ्लोरोकार्बन। एंड द लास्ट वन इज सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड। परफ्लोरोकार्बन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है। फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखोगे। क्लियर यहाँ तक? उसी के साथ साथ ये N2O क्या है? N2O यहाँ आपका नाइट्रियस ऑक्साइड है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं आएगा, ना ही आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड आएगा, ना ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्या है? ये है आपका नाइट्रियस ऑक्साइड। दिस इज योर लाफिंग गैस। वहीं पे एक आता है NOx। ये NOx क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब ये NOx, X की NO आ जाता है सिर्फ, तो ये बन जाता है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। वहीं पे NO2 आ जाता, तो इसको बोल दिया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये आपके तीनों के तीनों प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। और नाइट्रियस ऑक्साइड ये आपकी एक ग्रीन हाउस गैस है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, किगाली अमेंडमेंट 2016 प्राइमरीली फोकस ऑन। किगाली अमेंडमेंट ने किस चीज पे फोकस किया था? किगाली अमेंडमेंट ने कहा था कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी यूज करना हमें कम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है वो हमारा, ठीक है, ओजोन लेयर पे इफेक्ट नहीं डालता, लेकिन ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है? ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इसका काफी ज्यादा हाई होता है। क्लियर यहाँ तक? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मेन पर्पस क्या था मॉनिट्रल प्रोटोकॉल का? ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस, इजी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस वाज फर्स्ट टारगेटेड फॉर फेज आउट द मॉनिट्रल प्रोटोकॉल? मॉनिट्रल प्रोटोकॉल में किसको फेज आउट करने की बात कही थी? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फेज आउट करने की बात कही थी, और ये कहा गया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का हम यूज करेंगे। तो द ऑप्शन 2 इज योर, ये 3 नहीं, ये 2 पे आएगा। ऑप्शन 2 जो है वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर यहाँ तक? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फाइन, खत्म हो गए आपके क्वेश्चन। चलिए आज के क्लास हम इतना ही रखते हैं। होप सो आपको चीजें समझ में आई होंगी। ए वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।